तो आज हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे जो कि हीट का चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ओके, जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन करके तुम्हें भेज चुका हूँ, तुम वैसे ही अपने बुक में उसको अंडरलाइन कर लो। और यही सब चीज़ को मैं फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ये बस देख लो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या जब पढ़े थे क्लास 9 में हम लोग ये पढ़े थे, राइट। इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। इंटरनल एनर्जी क्या पढ़े थे? इंटरनल एनर्जी के बारे में, ये पढ़े थे। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इंटरनल एनर्जी वही एनर्जी होता है जो एक बॉडी का बॉडी के पास होता है। और हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे ये इंटरनल एनर्जी को? ये इंटरनल एनर्जी जो भी है बॉडी में, जो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स का हम लोग सब मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन करेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा ये इंटरनल एनर्जी है क्या। ओके, तो इसके बाद हमें ये पता रहना चाहिए कि फिर ये थर्मल एनर्जी है क्या। ठीक है, थर्मल एनर्जी वही एनर्जी है जो एक बॉडी में जितना मॉलिक्यूल्स है सबका इंटरनल एनर्जी अगर हम सम करेंगे तो तभी हम लोग बोलेंगे वो क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी। ओके, और देखो जैसे और एक पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे ए हॉट बॉडी हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी देन एन आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ गया, द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इजी लाइन है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा तुम्हारे पास आ जाएगा हीट का डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो। ये क्या बोल रहा है हीट का डेफिनेशन? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी व्हेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है, अगर दो बॉडी को हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं और दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है, एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पर क्या होगा? हीट फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा ना? हीट एट हायर पोटेंशियल टू हीट एट लोअर पोटेंशियल। ऐसे होकर क्या होगा? हीट एनर्जी फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम्हें जानना भी है कैलोरीमेट्री किसे बोलते हैं। कैलोरीमेट्री किसे बोलते हैं? द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री किसको बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको? कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब पता चला ये डेफिनेशन, ये हेडिंग का मतलब क्या है। कैलोरीमेट्री मतलब क्या? मेजरमेंट ऑफ हीट। अगर जहाँ पर हम लोग हीट को मेज़र करते हैं वहीं पर उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? कैलोरीमेट्री। इसके अलावा तुम्हारा हीट का यूनिट क्या है? देखो, हीट एक एनर्जी है, राइट। और एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है, राइट। जूल, JOULE, जूल, ठीक है। कैपिटल जैसे ये कहते हैं, ये SI यूनिट है। ओके, रिमेंबर दैट, SI यूनिट है। और इसके अलावा देखो, हम लोग CAL भी लिखते हैं, KCAL भी लिखते हैं। तुम देखे रहोगे जिस टाइम कोई भी एक खाने पीने का प्रोडक्ट लाते हो तो उस टाइम क्या होता है, उसके पीछे तुम क्या देखते हो? उसके पीछे तुम देखते रहोगे लिखा है एनर्जी KCL में, या फिर कोई एक न्यूट्रिएंट लिखा है CAL में या फिर KCAL में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उतना हीट एनर्जी उसमें है। ओके, समझ रहे हो? तो इसके अलावा हम लोग कैलोरी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? ये कैलोरी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखो देखो, बुक में क्या लिखा है तुम्हारा? बुक में क्या लिखा है? 1 कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझो, क्या बोला है? 1 कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, मतलब 1 कैलोरी जो है एक हीट एनर्जी का एक क्वांटिटी है। समझ रहे हो? हीट एनर्जी का एक क्वांटिटी है। किस टाइप का क्वांटिटी है? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, 1 ग्राम वाटर लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है
तो जितना भी एनर्जी यूज़ होगा, जितना भी हीट एनर्जी यूज़ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी। समझ रहे हो? तो 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा तुम्हारे पास है KCl। ठीक है, KCl को कैसे डिफाइन करोगे? बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ग्राम की जगह तुम्हें किलोग्राम लगा देना है। देखो कैसे लिखते हैं, 1 KCl, सॉरी 1 KCAL is the quantity of heat energy which is required to raise temperature of 1 kilogram of water through 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझो है, तो इसका मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है। 1 KCl एक्चुअली है क्या? 1 KCl एक हीट एनर्जी का क्वांटिटी है, ना किस टाइप का क्वांटिटी है ना। 1 KCl होता है कि हीट एनर्जी की क्वांटिटी है जो चाहिए। अगर तुम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिए हो, अगर 1 kg वाटर लिए हो, तो उसका अगर तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो तुम्हें 1 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। ओके, एक्चुअली देखो यहाँ पे एक्चुअली हम बोले क्या 1 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, अगर हमें 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, तभी हमें 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा। और इसके अलावा तुम्हारे पास 1 कैलोरी का इक्विवेलेंट कितना है जूल में ना, 4.186 जूल और 4.2 जूल भी बोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। 1 CAL इक्वल्स टू 4.186 जूल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.2 जूल। ओके, तो इस हिसाब से तुम ये भी याद रखो 1 KCAL इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। तो अगर हम लोग 1 KCAL को अगर हम जूल्स में लिखेंगे तो कितना होना चाहिए ना, 1 KCAL इक्वल्स टू 4186 जूल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4200 जूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तो इसके अलावा देखो, हम लोग स्टार्टिंग कैलोरीमेट्री के स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे, हम लोग ये पढ़े थे कि हीट एनर्जी क्या होता है, फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है ना, हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक। अच्छा, ये मतलब कैसे पता चलता है कौन सा हायर पोटेंशियल में है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है ना, ये चीज़ पता चलता है हमें टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यानी जहाँ पर पोटेंशियल हाई रहेगा तो वहाँ से लोअर पोटेंशियल, यानी जिसका टेम्परेचर लो रहेगा वहाँ को क्या हो रहा, हीट एनर्जी फ्लो। फॉर एग्जांपल, दो बॉडीज़ हैं, ओके, दो बॉडीज़ हैं, दोनों के बीच में कांटेक्ट है, बॉडी ए बॉडी बी। ये होता है हाई टेम्परेचर और ये है लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी में जो ये बॉडी में जो भी हीट है ये बॉडी से ज़्यादा है, यानी इसका जो पोटेंशियल है ये हाई है, इसका जो पोटेंशियल है ये लो है। तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ को फ्लो होगा, हीट एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ को फ्लो होगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा ना, एक इक्विवेलेंट स्टेट को आ जाएंगे, इक्विवेलेंट स्टेट। इसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे क्या, थर्मल, THERMAL, थर्मल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे ना, थर्मल इक्विवेलेंस ही पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर क्या होता है ना, दोनों का टेम्परेचर, दोनों का हीट एनर्जी, दोनों क्या हो जाएगा, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे सपोज तुम्हारा था कितना, यहाँ पर था 40 डिग्री सेल्सियस, तो
ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का इक्वल हो जाएगा। इसको कैसे हम लोग इक्वल निकालेंगे ना, 50 + 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कुछ देर के बाद ये दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस, इसका भी हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। यही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर तुम ये भी पढ़े थे कि बॉडी का जो हीट एनर्जी है, अगर एक बॉडी का हीट एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली एंड सो इट्स टेम्परेचर राइजेस प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल स्टेट और डायमेंशंस रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, अगर एक बॉडी को हम लोग एक हीट एनर्जी दे रहे हैं तो जनरली क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहले, हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर ये पढ़े थे, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी, राइट। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, अंदर का जो एनर्जी है एक बॉडी में, उसके अंदर में जितना एनर्जी है वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा ना, यहाँ पर बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स हैं, जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब क्या करेंगे, सबका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो बॉडी है वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा, बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और ऐसे ही यहाँ पर टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे तुम टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ना है ना, मैं मार्क कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट दे आर सेड टू बी इन सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली मैं बताया था सेम टेम्परेचर, यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं थर्मल इक्विवेलेंसी, लिखे हैं वहाँ पे। तो थर्मल इक्विवेलेंसी मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम है। अभी देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, हाँ? क्या पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना, ऐसे अगर हम लोग दो बॉक्सेस लिए हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, 4 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्जेस है, अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे किए तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंस हो जाएगा, यानी इधर जो चार्ज है उस तरफ भी उतना ही चार्ज। वैसे यहाँ पर भी ऐसे होता है, इधर जितना हीट है उधर भी उतना हीट हो जाएगा, तो हीट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विवेलेंस। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, टेम्परेचर एंड द मटेरियल बॉडी। तो यहाँ पर हीट एनर्जी, अगर एक बॉडी का हीट एनर्जी को हम लोग डिस्कस करें और यहाँ पर जानने को कोशिश करें कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले होता है मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। उसके बाद टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतना ज़्यादा उसके पास हीट एनर्जी होगा। और किस टाइप का मटेरियल क्या है, अगर मटेरियल देखो फॉर एग्जांपल तुम प्लास्टिक लिए तो प्लास्टिक में हीट कम होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का कंडक्टिविटी क्या होता है, लेस होता है। और अगर हम लोग लेंगे आयरन लेंगे तो आयरन में हीट एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से पढ़ना है हीट का टेम्परेचर का सिंबल क्या है, टेम्परेचर का यूनिट का सिंबल क्या है, सिंबल है के, यानी केल्विन। देखो ऐसे यूनिट है केल्विन, लेकिन हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऐसे यूनिट होता है केल्विन। और यहाँ पर तुम ये भी जानते हो 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें एक टेम्परेचर को, एक केल्विन टेम्परेचर को अगर एक सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा वही केल्विन टेम्परेचर पे 273 ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, वो हमें सेल्सियस में हमें मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर है 0 केल्विन, 0 एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन। तो देखो यहाँ पे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 में, 0 केल्विन से नीचे जाने से ये क्या हो सकता है, और 0 केल्विन से नीचे जाना क्या पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी पढ़े हो ये बॉयल्स लॉ, या नहीं सॉरी चार्ल्स लॉ में तुम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। कि यहाँ पर क्या होता है ना, तुम पढ़े थे ना, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। यहाँ पर क्या होता था वहाँ पे,
वहाँ पे अगर हम हमारा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब केल्विन जब जीरो हो जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी एक मैटर का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता। ओके, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, देखो एक बार। तो वहाँ पर तुम क्या पढ़े थे, वॉल्यूम जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। वहाँ पर तुम बहुत सारे रिलेशन पढ़ोगे, या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच से रिलेशन। लेकिन हम यहाँ पर फोकस करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी एक मैटर का वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और हम लोग को पता है यहाँ पे अगर वॉल्यूम जीरो नहीं हो तो टेम्परेचर भी कभी जीरो नहीं होगा, अनअचीवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो केल्विन क्या है, जीरो केल्विन अनअचीवेबल टेम्परेचर, या फिर इसके अलावा हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, दोनों का मतलब सेम ही है। ये दोनों जो टेम्परेचर है ये अनअचीवेबल है, क्योंकि यही टेम्परेचर पे कोई भी एक बॉडी का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ आया। तो यहाँ से तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ऑलरेडी हम यहाँ पर नीचे देख चुके हैं, मास होता है, टेम्परेचर होता है और मैटेरियल होता है। ये थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मास जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी लिखा है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट एनर्जी को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से हम लोग हीट एनर्जी को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब होता है अगर मास हमारा बढ़ेगा तो हीट एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ेगा। उसी तरह कैपिटल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा तुम्हारा क्या होता है, मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल। सपोज आयरन है तो ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, अगर प्लास्टिक है तो कम एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये दोनों का कंडक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल सबको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर इक्वेशंस दे देंगे, ये वाला इक्वेशन 1 ऊपर वाला, यहाँ पे इक्वेशन 2 और यहाँ पर इक्वेशन 3, तो यहाँ पे ऑल टोटल क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सी एम डेल टी। यहाँ पर C होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर आगे है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक बेसिकली क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट ये बताता है कि कौन सा बॉडी कितना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा हीट एनर्जी। उसी तरह तुम हीट और टेम्परेचर के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। ओके, फिर यहाँ पर आगे तुम्हारा थर्मल और हीट कैपेसिटी, जो कि हम यहाँ पे सी के ऊपर पढ़े थे। यहाँ पे सी पढ़े थे, राइट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर नीचे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल्स में थर्मल कैपेसिटी और थर्मल और हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो वो क्या था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो हीट कैपेसिटी है क्या, हीट कैपेसिटी एक वो अमाउंट है हीट एनर्जी का जिसकी वजह से हम लोग एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास के बारे में बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर बोला है क्या कहीं पर बाई 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ मास, नहीं बोला है। यहाँ पर सिर्फ बताया है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से हमें हीट एनर्जी बढ़ाना है। तो वही चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, जो कि कैपिटल सी डैश, रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल सी डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल सी डैश कैसे निकालेंगे ना, Q बाई डेल टी, यानी हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी तरह हमारा इसका यूनिट भी कैसे आएगा, देखो हीट एनर्जी का यूनिट हमारा क्या था, जूल था, और नीचे यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे केल्विन को, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जूल पर केल्विन इनवर्स। ओके, तो इसी तरह तुम ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर जूल की जगह तुम यहाँ पर लिख सकते हो KCL भी लिख सकते हो, KCAL
के इन्वर्स या फिर CAL के इन्वर्स। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 KCAL केल्विन इन्वर्स इक्वल्स टू 1000 कैलोरी केल्विन इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 KCAL केल्विन इन्वर्स इक्वल्स टू 4200 जूल केल्विन इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे तुम इसको ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहीं से तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 30 जूल पर केल्विन इन्वर्स। इसका मतलब ये होता है, अगर एक वेसल रखा गया है और उस पर हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं, अगर हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं ताकि उसको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से उसका टेम्परेचर राइज हो सके, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको 30 जूल्स दे रहे हैं। अगर हम लोग 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी देंगे तभी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज होगा, ये नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका हम बोले, इसका बोले हीट कैपेसिटी है 30 जूल पर केल्विन। इसका मतलब ये है, ये बॉडी को 30 जूल हीट एनर्जी चाहिए ताकि ये अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से राइज कर सके। देखो जैसे हीट कैपेसिटी था, यहाँ पर तुम्हारा आ गया और एक कॉन्सेप्ट जो कि बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी है क्या? हीट कैपेसिटी जो चीज़ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी वही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर मास को कंसीडर नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम मास को कंसीडर करेंगे। वहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे थे मास के बारे में, यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ मास या 1 किलोग्राम ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो क्या बोलता है, सीधा डेफिनेशन पे हो, the specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ओके, तो वहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा था स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यहाँ पे तो फिर यूनिट मास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी में। बस हीट कैपेसिटी जैसे था स्पेसिफिक कैपेसिटी वैसे ही है, बस यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम लोग यूनिट मास के बारे में, अगर मास कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ पर मास का टॉपिक उठा देंगे तो ये हीट कैपेसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एक सब्सटेंस लिए हैं और उसका मास लिए हैं, यूनिट मास का लिए हैं, यानी 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम का लिए हैं, तो फिर अगर हम वही मास यूनिट मास का सब्सटेंस का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जितना भी हीट एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर अगर फॉर्मल लिखोगे तो कैसे लिखोगे ना, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी को, स्मॉल सी इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई डेल T इंटू एम। तो यहाँ पर रिलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैपेसिटी के हीट कैपेसिटी के बीच में, तो कैसे होगा ना, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। देखो वही चीज़ है ना, यहाँ पे C इक्वल्स टू Q बाई डेल T इंटू 1 बाई एम, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C डैश इंटू 1 बाई एम, यानी C इक्वल्स टू C डैश बाई एम। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ऐसे यूनिट निकालें तो कैसे निकालें, जैसे हम लोग हीट कैपेसिटी में निकाले थे वैसे हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी में भी निकालेंगे। कैसे निकाल पाएंगे ना, हीट का क्या है ना जूल है, टेम्परेचर का क्या है केल्विन है, और मास का क्या है केजी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ग्राम, लेकिन यहाँ पे हम लोग केजी लिखेंगे क्योंकि केजी ऐसे यूनिट में है और ये सारा चीज़ किसके ऊपर है, ऐसे यूनिट में ही है। तो हम लोग कैसे लिख सकेंगे इसको, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, या फिर हम लोग अगर और भी अच्छे से लिखेंगे तो जूल किलोग्राम इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो इसके अलावा हम लोग अगर हम लोग लिखेंगे इसको कैलोरीज में, तो कैसे लिखेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
डिपेंड करता है वो। और इसके अलावा तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ 30 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब ये है, अगर एक बॉडी लिए हैं, यूनिट मास लिए हैं, या फिर 1 kg का, अगर हम 1 kg मास का अगर बॉडी लिए हैं, तो उसका अगर हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितना एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा ना, 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें यहाँ से पढ़ना है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, यहाँ पर कितना चीज़ लिख सके। यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है ना, सी डैश इक्वल्स टू क्यू बाई डेल टी। वैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी का क्या लिख सकते हो ना, सी स्मॉल सी इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल टी। और वैसे यूनिट भी तुम लिख सकते हो जूल पर केल्विन, और इस तरफ जूल पर केल्विन इन्वर्स पर किलोग्राम इन्वर्स। और तुम अपना डेफिनेशन भी उस पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर तुम पढ़ लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस का कैसे कितना स्पेसिफिक कैपेसिटी हो सकता है, ऐसे तुम बस देख लेना जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पर वाटर हो गया और तुम्हारा आयरन हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा तुम यहाँ पर कैलोरी मीटर कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सब कवर कर लूँगा।